बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन का व्लॉग शेयर करूंगी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Kitchen Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. जी यहाँ पे जो आपको मेरा किचन नज़र आ रहा है ना, वैसे तो आपको देखने में साफ़ सुथरा लग रहा होगा, हर चीज़ ऑर्गेनाइज लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैंने इसकी सफाई नहीं की। डेली सफाई तो वैसे नॉर्मली कर लेती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग 1 मंथ से मैंने नहीं की, क्योंकि ओपन किचन है और इसमें डस्ट भी आ जाती है और मसाले के बॉक्सेस भी बहुत हद तक खाली हो चुके हैं। तो जी आज हम ये सारा काम करेंगे। सबसे पहले जी यहाँ पे जो है ना, मैंने स्पून वगैरह उतार लूँगी। जहाँ पे हम खाना वगैरह पकाते हैं ना, वो जगह आपको हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। वैसे तो आपको अपना इर्द-गिर्द का माहौल भी जो है ना वो साफ़ रखना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हम खाना पका रहे होते हैं ना, स्पेशली वो जगह साफ़ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ से भी रिलेट करती है। तो सबसे पहले जी मैंने स्पून वगैरह उतार लिए हैं, इनको मैं वॉश करूँगी, क्योंकि जब तक मैं इनको वॉश नहीं करूँगी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होगी। वैसे तो जो क्रॉकरी है मेरे किचन में इतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी मामा के किचन में ही होती है, तो वो डे बाय डे जो है ना वो साफ़ होती ही रहती है। मेरे किचन में क्या है, ज़्यादातर स्पून्स हैं और ये जो मेरा मिनी सा किचन है ना, इसमें ईच एंड एवरी स्पाइस जो है ना इसमें मौजूद है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे किचन में मौजूद ना हो, सॉरी। तो हर स्पाइस मौजूद है, बेशक वो छोटे से जार में जैसा भी है, लेकिन मैंने अपने किचन को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया है ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल में कि मेरे किचन में हर चीज़ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस किचन से मुझे ज़्यादातर इसलिए प्यार भी है क्योंकि ये मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। वैसे हमारे घर में मामा का किचन भी है और मेरे किचन की तमाम स्पाइसेस मामा के किचन से ही आते हैं, लेकिन ये किचन मैंने खुद क्रिएट किया हुआ, इसलिए मुझे इसमें कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली अगर मैं शूट नहीं भी कर रही ना, तब भी मैं अपने किचन में ही शूट करती हूँ, सॉरी मतलब कुकिंग करती हूँ। तो जी सबसे पहले मैंने सारे जो स्पून्स वगैरह थे वॉश कर लिए। जब तक मेरा किचन सारा क्लीन होगा, इनको मैंने इनकी जगह पे लगाना है। तो जी मेरे जो स्पून है ना वो सारे ड्राई भी हो जाएंगे। अब जी मैं जब भी अपने किचन की सफाई स्टार्ट करती हूँ ना, तो ओवन वाली एरिया से करती हूँ। मेरे पास बस एक शेल्फ है, अब उस शेल्फ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सारे किचन की ऑर्गेनाइजेशन है, हर मसाला हर चीज़ इसमें मौजूद है। सिर्फ क्रॉकरी नहीं है, वो भी मैं अरेंज कर ही लेती हूँ, मेरे पीछे किचन में भी मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले जी मैंने अपनी जो मशीन है ना, जूसर मशीन कह लो या ग्राइंडर कह लो, उसकी मशीन मैंने उठा ली है। हम सबसे पहले जी ओवन साफ़ करेंगे, जो कि डेली बेस पे यूज़ हो रहा था, और इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम जब इसमें खाना गर्म करते हैं ना, और आजकल तो सफाई ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम है, नमी होती है हर चीज़ में, तो अगर आप कोई चीज़ क्लीन नहीं ना करते तो उसमें फंगस लग जाती है। तो ख़ास तौर पे किचन की सफाई का तो ख़ास ख्याल रखा करें। सबसे पहले जी मैं जो है ना ओवन साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मेरी सफाई का तरीका ये होता है कि मैंने 3 तरह के कपड़े रखे होते हैं। एक से मैं सोप वगैरह लगा लेती हूँ, दूसरा वेट करके रखा होता है जिससे मैं साफ़ कर लेती हूँ, और तीसरा साथ ही मैं ड्राई कर लेती हूँ। इस तरह ईज़ी हो जाता है। अब क्योंकि हमारे स्पाइसेस जार में स्पाइस होते हैं, हम सारे स्पाइसेस जार को वॉश नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक स्पाइसेस जार जो होते हैं ना पॉसिबल हो, मैं उनको वॉश भी कर लेती हूँ। तो जी अब ओवन ऊपर से साफ़ करने की बजाय अंदर से भी साफ़ कर लेंगे। और मेरा मिनी से किचन की सफाई के लिए ऑलमोस्ट मुझे 4 टू 5 आवर्स इजीली चाहिए होते हैं। मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो अच्छे से जी ओवन साफ़ कर लिया है। ओवन को साफ़ करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और इसको साइड पे कर देंगे। नीचे से शेल्फ वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। शेल्फ वगैरह इसलिए मैंने ओवन आज उठा दिया था क्योंकि मैंने अचार बनाया था ना, तो अचार का बॉक्स ओवरफिल था। तो जब हम अचार बनाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि जो ऑयल होता है ना वो पकता है, और वो नीचे की तरफ मेरे बॉक्स से रिलीज़ हो गया था, जो कि ओवन के साइड्स पे चला गया था। बहुत हद तक मैंने साइड से साफ़ तो कर दिया था, बट एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए ना मैं आज ने ओवन भी उठाया है, ताकि मैं नीचे से भी साफ़ कर लूँगी कहीं पे, या कहीं से लीकेज हो गई नीचे शेल्फ तक तो नहीं गया हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शेल्फ जो थी ना बस क्लीन थी। तो मैंने ओवन उठा लिया था। अभी इसके ऊपर एक दफ़ा हम सोप लगाएँगे, दूसरी दफ़ा हम इसको वेट कपड़े से साफ़ करेंगे, और तीसरी दफ़ा ड्राई करके ना तो फिर हम इसके ऊपर ओवन जोड़ देंगे। और ओवन के ऊपर जितनी सारी चीज़ें सेट हुई थी उनको भी मैं वॉश करती जाऊँगी। वॉश करूँगी या क्लीन करूँगी, जैसे भी करूँगी आपके सामने करूँगी। तो जी फिर मैं उसको रखती जाऊँगी। वैसे अगर आपने क्रॉकरी वगैरह जो है ना, जो चीज़ें ईज़िली वॉश हो सकती हैं वो तो आप लोग वॉश कर लिया करें, लेकिन जो चीज़ें लाइक जिस तरह ओवन है, चूल्हा हो गया, और जो स्पाइसेस जार हैं वो वॉश नहीं हो सकते ना, तो उनको मैं आपको आगे तरीका बताऊँगी। उस तरह ना आप ईज़िली इनको क्लीन कर सकते हैं। और एक ही दम मैं सारी क्लीनिंग नहीं स्टार्ट कर देती कि मतलब पूरी शेल्फ खाली कर दी, अब क्लीन करती जाऊँ और साथ-साथ रखती जाऊँ। तो ऐसा करने से ना ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। अब मेरे पास एक शेल्फ है और मैंने इससे एक्स्ट्रा मेस भी नहीं क्रिएट करना।
सबसे पहले जी मैंने ओवन वाली जगह साफ़ करके ओवन साफ़ करके उसको रख दिया था। अब ओवन के ऊपर जी जाती है ये मेरी जो ग्राइंडर कह लेना वो जाती है, तो अब इसको मैं साफ़ कर लूँगी। लास्ट टाइम मैंने बकरा ईद पे इसको साफ़ किया था और बहुत मुश्किल से साफ़ हुई थी। उसके बाद जी मैंने इसकी इतनी केयर की है ना कि आज सिर्फ 10 से 15 मिनट में मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर ली हुई है। क्योंकि मैं इस पे कपड़ा रखती हूँ ताकि कोई डस्ट वगैरह भी नहीं चली जाए, क्योंकि हर जो मशीनरी होती है ना उसमें बारीक-बारीक इतने ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है और हम अपने हाथ से या अपनी फिंगर्स की हेल्प से ना इनको साफ़ नहीं कर सकते। तो जी मेरे किचन का जो वाश था उसके फ्लावर्स भी मैंने वॉश कर लिए थे, अब ये ड्राई हो चुके थे तो मैंने इसको वाश में लगा दिया है। अब जो मेरे ओवन के ऊपर चीज़ें जाती हैं ना वो इसमें जाती है सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, केचअप और साथ में मेरे पास एक शीशे का जार है जिसमें कभी बादाम होते हैं, कभी अखरोट होते हैं, मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट इसमें मुख्तलिफ टाइम में होते हैं, ऑलिव ऑयल होता है। अब जी इनको साफ़ करना है, साफ़ करने के लिए मैं इनको वॉश तो नहीं करूँगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बरसात का मौसम है, वैसे भी आपके किसी भी स्पाइस जार में थोड़ा-सा भी पानी चला जाए ना तो वो उसके मतलब ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिंपली जी मैंने सोप वाला कपड़ा लिया है, अपने जो स्पाइस जार है, बॉटल्स हैं, कुछ भी हैं, उनको आपने सोप वाले कपड़े से ना अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने वेट कपड़ा लेना है गीला करके। अगेन जी मैंने इससे साफ़ कर लिया। अब एक दफ़ा और आप करना चाहें, अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई कि ये साबुन वाला कपड़ा था तो सही साफ़ नहीं हुआ होगा, तो एक दफ़ा और आप कपड़े को वॉश करके अपनी बॉटल को साफ़ कर सकते हैं। खैर मैंने एक दफ़ा ही किया था और थर्ड टाइम मैं इसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर लूँगी और आप देख सकते हैं इसमें इतनी डस्ट थी ना, इमेजिन भी नहीं कर सकती थी मैं, और ये बिल्कुल क्लीन हो गई है, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपाहट नहीं है। और कुछ हमारे किचन्स में ये होता है कि हम ऑयल यूज़ करते हैं अपने खानों में, तो जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो ऑयल के जो छींटे हैं ना वो हमारे किचन की मुख्तलिफ चीज़ों पे चल जाते हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ना एक चिकनाहट की ना लेयर आपकी चीज़ों पे जमा देते हैं। तो उनको साफ़ करने के लिए भी ये बेहतरीन सा हल है। ओवन की चीज़ें मैंने अरेंज कर दी थी, अब बाकी जो शेल्फ रह गई है ना उसको भी मैंने साफ़ करना है। अब बारी आती है मेरे रैक की। जब मैंने जी अपना किचन ट्रांसफॉर्मेशन की थी ना, मैंने बकरा ईद से पहले की थी, तब मैंने उसमें बताया था कि ये रैक जो है ना ये मैंने खुद बनाया हुआ है, हैंडमेड ये रैक है, मैंने खुद बनाया था अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। क्योंकि मुझे हैंडमेड चीज़ें बनाने का बहुत शौक था और मेरा जो घर की रेनोवेशन हुई थी उसके बाद मेरा किचन ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ना, तो उसमें मैंने ये रैक बनाया था। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं ना देखा वो जाके देख सकते हैं। और ये रैक बनाने से ना 3 पोर्शन का ये मैंने बनाया था। मुझे इतना हेल्पफुल हो गया ना कि मेरी चीज़ें जो है ना बस सिर्फ ऊपर थोड़ी-सी डस्ट होती है, नीचे वाला बिल्कुल क्लीन होती हैं। अब जी रैक मैंने साफ़ कर लिया था, शेल्फ भी मैंने साफ़ कर लिया। अब रैक का ना एक-एक पोर्शन का मैं सामान उठाती जाऊँगी और उसको सेम उसी प्रोसेस से ना सबसे पहले सोप वाले कपड़े से, उसके बाद वेट कपड़े से और देन थर्ड टाइम मैं ड्राई कपड़े से ना इन सारे स्पाइस जार को जो है ना वो साफ़ कर लूँगी। और लिटरली थोड़ी-सी मेहनत लगती है और वॉश करने में भी इतनी मेहनत ही लगेगी, क्योंकि जो एम्प्टी जार हैं उनको तो आप ऐसे जो है ना वॉश कर सकते हैं। जो एम्प्टी नहीं है उनको पहले आपको खाली करना पड़ेगा, फिर वो वॉश करना पड़ेगा, फिर ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा। देन जी फिर आप उसमें फिलिंग करेंगे मसालों की। सो जी ऑलमोस्ट मेरे जो सारा किचन के मसाले होते हैं ना वो रैक में ही होते हैं। रैक मैंने साफ़ कर लिया था, जो 2-4 शेल्फ पे होते हैं ना उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। सेम एक ही प्रोसेस है। अब बारी आती है जी चूल्हे की। चूल्हे को जी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ और इसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ बॉयल ना हो, कोई भी चीज़ चूल्हे से नीचे ना गुजरे, क्योंकि बाद में साफ़ करना इसको टफ होता है। जब मैंने ये चूल्हा बाय किया था ना मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, इसके अंदर बहुत बारीक-बारीक जो है ना वो पेच लगे हुए हैं, जो आप जब मैं साफ़ करती हूँ ना तो हाथ बहुत ज़्यादा ना छिल जाता है, क्योंकि बहुत बारीक-बारीक इसमें पेच लगे हुए हैं ना। चूल्हा भी मैंने एहतियात से साफ़ कर लिया था। अब जी बारी आती है शेल्फ वगैरह की साफ़ करने की। और जी सारी सफाई मैंने एक ही तरीके से की थी। पहले मैंने सोप से साफ़ किया, उसके बाद वेट कपड़े से और फिर ड्राई कपड़े से। शेल्फ वगैरह भी सारी साफ़ करनी थी और उसके बाद जी मुझे वॉल भी साफ़ करनी थी। यहाँ पे जो जहाँ से मैंने चम्मच वगैरह उठाए थे ना, या ये जो इस वॉल पे ना हल्के-हल्के पानी के स्पॉट्स होते हैं उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद आती है वॉश बेसिन की। पीछे से सारी सफाई हो चुकी थी। अब जी हम वॉश बेसिन जो है ना उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ना बस ज़्यादा-सा टाइम आपका लगता है कि जिसमें आपने स्पाइस जार को ना आपने 3 दफ़ा एक ही जार को साफ़ करना है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और आप सैटिस्फाई भी हो जाएँगे। अब ज़ाहिर-सी बात है मेरा तो मिनी सा किचन था और मुख्तलिफ टाइम में हम फ्रिज वगैरह की सफाई या मामा के किचन में क्रॉकरी की जो है ना वो उनकी भी सफाई वगैरह होती रहती है। बट मेरे किचन में ऐसा नहीं था, इसलिए मेरे मिनी से किचन की सफाई करते हुए भी मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे।
किचन जी मेरा सारा साफ हो गया था। अब बारी आती है जी स्पाइस जार को फिल करने की। स्पाइस जार फिल करने हैं, लेकिन उससे पहले जी ये जो मेरे चम्मच वगैरह सारे थे ना, ये ड्राई हो चुके थे। अब जी हम इनको भी इनकी जगह पे रख देते हैं। और ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, इन सारे स्पून्स को मैं यूज़ भी करती हूँ, जिसमें पिज़्ज़ा कटर है, छलनी है और विस्क है। और कुछ यहाँ पे स्पून जो है ना वो मेरे यहाँ पे पड़े हैं, जिसमें एक हैमर है, डोई है, स्पैचुलास हैं और लकड़ी के चम्मच हैं। सारी किचन की सफाई और सब चीज़ें अरेंज करने के बाद ना अब जी मैं एक तरफ से शुरू हो चुकी और जो स्पाइस जार खाली होगा ना उसमें चीज़ों की फिलिंग करती रहूँगी। सबसे पहले जी मेरे इस बॉक्स में होती हैं ब्लैक पेपर, चाट मसाला और रेड मीट। चाट मसाला भी तो अवेलेबल नहीं था, अभी कल ही ग्रोसरी हुई है लेकिन मिला नहीं। और मेरी कोशिश ये थी कि इस दफ़ा चाट मसाला ना मैं घर में बनाऊँ और आप लोग के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँ। रेड मिर्च हम इसमें फिल कर लेते हैं और मसाले मैं बहुत ज़्यादा फिल नहीं करूँगी, नॉर्मल से करूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम में पहले भी मेरे बॉक्स में रेड मिर्च थी, नमी की वजह से ना वो ख़राब हो गई थी। तो अब जी बस नॉर्मल से मैं मसाले ऐड कर लूँगी कि यहाँ पे मेरे 1 हफ़्ता गुज़र जाए, 1 हफ़्ते के बाद हम इसको अगेन रिफ़िल कर लेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी मसाले फ्रिज में रखते हैं कि आप लोग बाहर ही रख लेते हैं। एक्चुअली हमारी जो फ्रिज की नीचे वाली टोकरी है ना, उसमें सारे स्पाइसेस ही होते हैं। गर्मी में तो हम बाहर बिल्कुल भी नहीं रखते क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सर्दी में अगर हमारा कोई चीज़ बाहर पड़ी है ना तो उसकी हैर ही होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो जी हम फ्रिज से ही मसाले निकालते हैं और रीफ़िल करके वापस वहीं पे रख देते हैं। और ये वाली रेड मिर्च ना मुझे इतनी पसंद है ना, ये स्पाइसी भी है और इसका कलर भी है, मतलब जिस चीज़ में आप डालेंगे ना तो उसमें स्पाइसनेस तो होगी होगी, लेकिन कलर भी चीज़ का रेडिश ही होगा। हम जी अब इसमें ऐड कर लेते हैं नमक, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेते हैं, बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। और हमारे घर में ये होता है मोस्टली कि हम हर चीज़ जो है ना घर में पीसते हैं, लाइक रेड मिर्च भी और उसके अलावा ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो रॉ फॉर्म में लाके उनको साफ वॉश करके, साफ करके, ड्राई करके फिर पीसी जाती हैं। सो कभी-कभी ब्लैक पेपर वगैरह पीसना हो या ज़ीरा वगैरह पीसना हो तो वो काम मैं भी कर लेती हूँ, बट मोस्टली जो है ना वो मम्मा कर लेती हैं। और फिर जी हाफ़-हाफ़ हम कर लेते हैं, आधे स्पाइसेस मम्मा के किचन में, आधे मेरे उसमें। फिर ये होता है कि जब जिसका ख़त्म हो जाए तो हम जी एक्सचेंज भी कर लेते हैं, बट जी ये सारा सामान जो है ना मम्मा के किचन से ही आता है। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे किचन की सारी क्लीनिंग हो गई थी और इतना सैटिस्फाइंग मोमेंट था ना, जब सारी क्लीनिंग हो जाती है और आपको पता होता है अब 1 हफ़्ते तक जी यहाँ पे कुछ नहीं होना। वैसे तो मैं डेली बेस पे जो ऊपर की चीज़ें हैं ना उन पे एक दफ़ा डस्टिंग उसकी कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 15 दिन में शेल्फ वगैरह भी ईच एंड एवरीथिंग साफ़ कर लूँ। बट इस दफ़ा ही ऐसा हुआ था क्योंकि पीछे हमने टूर भी लगाया था, तो इसे 1 महीना हो गया था कि जो है ना किचन की सफाई नहीं हुई थी। उसके बाद जी मैं आपके साथ कुछ पार्सल शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी पार्सल कुछ मंगवाए थे, ये मुख्तलिफ डेज़ में आए थे और सोचा था कि मैं जो अब अपकमिंग व्लॉग बनाऊँगी ना उसमें आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी हमने मंगवाया था ये फ़िशर मंगवाया था राइस का, B&B का। अच्छा इसमें ना कॉपीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इसमें ओरिजिनल भी है। तो आपने जब भी इसको बाय करना है ना तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ओरिजिनल ही बाय करें, कॉपी मत बाय कीजिएगा। बाकी ये है कि आजकल जिस तरह हर एक को ये इसका मतलब शोर और चर्चा भी बहुत है, बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ हुआ है क्योंकि राइस फ़िशर जो है ना आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इससे आपकी ग्लासी और ग्लोइंग स्किन हो जाती है, जैसे कि कोरियन या चाइनीज़ लोगों की भी आप कह सकते हैं। तो इस जी पैकेट में 3 चीज़ें मिली थी, जिसमें एक स्क्रब था, एक फेस वॉश था और एक पाउडर था, पाउडर लाइक मास्क। उसके बाद ये दूसरा मेरा पैकेज आया था और ये तो मेरी कोशिश थी कि 14 अगस्त से अगर पहले आ जाता ना, तो जो मैंने 14 अगस्त पे केक बनाया था ना, तो मैं इस पे ही शूट करती, बट जी ये लेट आया। और इसमें था जी टर्निंग टेबल था केक का और उसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज़ भी थी। तो ये जी मैंने दराज से मंगवाया था क्योंकि मेरे पास ना केक के लिए टर्निंग टेबल नहीं था और केक अगर आपने परफेक्ट बनाना है ना तो उसके टूल्स भी आपके पास होने चाहिए। सो जी ये टर्निंग टेबल मंगवाया था जिसमें कुछ पैकेज में और भी चीज़ें इंक्लूड थी और ये मुझे तो अच्छा लगा कि मतलब अच्छा है। लेकिन आपको इससे बेहतर भी मिल सकता है, बट मुझे शौक था लेने का तो मैंने ऑन द स्पॉट यही ले लिया। अब जी इसमें एक मुझे केक बोर्ड मिला है, पाइपिंग बैग 10 मिले हैं और साथ में 3 मुझे स्क्रैपर मिले हैं और एक पैकेट मिला है जिसमें मेजरिंग कप्स और स्पून है। साथ में जी है इसमें जो केक को डेकोरेट करने के लिए पाइपिंग बैग और नोजल्स हैं। तो ये वाला पैकेज मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था कि मुझे साथ में ना इसके जो है ना कप्स भी चाहिए थे। अब इसमें जो है ना वो ऑलमोस्ट 4 कप्स हैं और आई थिंक सो 6 स्पून हैं। तो बेकिंग जब आप करना, एक तो आपके पास मेजरिंग स्केल होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपके पास ये मेजरिंग कप्स होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो है ना आपकी परफेक्ट बेकिंग हो सके।
तो ये जी 4 कप थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। और यहाँ पे जी ये है 6 स्पून है जिसपे ml और इनके ग्राम्स वगैरह सब कुछ ही मेंशन है। देन जी दूसरी तरफ जी ये 3 स्क्रैपर थे क्रीम वगैरह को एडजस्ट करने के लिए, क्रीम में डिज़ाइनिंग देने के लिए और केक के लेवल को इक्वल करने के लिए। इंशाल्लाह इन सोन मैं केक भी बनाऊंगी, बस थोड़ी सी गर्मी का मौसम निकल जाए ना, क्योंकि गर्मी में ना जो क्रीम है ना वो स्टेबल नहीं होती, आपको बार बार उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। और उसके बाद ही यहाँ पे आ जाते हैं ये 10 पाइपिंग बैग हैं। पाइपिंग बैग तो आपको बाज़ार से वैसे भी मिल जाएंगे। तो ये इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और ये जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास फिनिश हो जाए ना तो ये बाज़ार से इजीली आपको अवेलेबल है। देन उसके बाद आती है जी हमारे पास केक की नोज़ल्स और इसमें आई थिंक सो 12 के 10 नोज़ल्स हैं और साथ में जी एक पाइपिंग बैग भी है। तो मुझे तो ओवरऑल पैकेज जो है ना वो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जी ये पार्सल था मेरी सिस्टर का, ये जी उसने जो है ना मंगवाई थी, स्लीव्स मंगवाई थी बाजू में पहनने के लिए। है जी, उसके बाद फोर्थ वाला पार्सल था, ये भी मेरी सिस्टर का था, क्योंकि वो कॉलेज जाना स्टार्ट हो गया तो उसने अपने लिए बैग मंगवाया था जिसमें 3 पेयर थे। एक तो स्कूल बैग था, एक उसके अलावा बैग था और साथ ज्योमेट्री थी। सो जी बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।